रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इस समय बड़ा कहना चाहिए कि भारत को जो अर्थव्यवस्था से उभारने वाला एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको खो दिया। और ये सही बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में अगर भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विद्वान था और जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला कोई नेता था, कोई विद्वान था, कोई अर्थशास्त्री था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है और उसको देखते हुए जो देश भर से श्रद्धांजलि सभाओं के रूप में जगह जगह पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसी श्रृंखला को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में, जो कि एक संगठन है अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, और उनके हमारे साथ पदाधिकारी, राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सौरखिया जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवंत सिंह राणा जी, और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनके विषय को लेकर आज इनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा और उनका योगदान जो हमारे भारत देश के लिए किस प्रकार से रहा, इसके विषय में आप हमें थोड़ी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैं आदरणीय दिवंगत आत्मा को उसकी शांति के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। डॉक्टर साहब जो है, बाबा साहब के बाद में इस देश में अर्थशास्त्री जो हुए विश्वविख्यात, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सरकार थी, 11 महीने वो सरकार में रहे। उस दौरान देश का सोना गिरवी रख करके भारत की ज़रूरतों को पूरा किया गया। भारत के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाहें दी गई। तो भारत के पास में उस समय पैसा था ही नहीं, सिर्फ 20 दिन का उनके पास में वो बचा था। और उस स्थिति के अंदर जब ये इनको वित्त मंत्री के रूप में पीवी नरसिंह राव, जो उस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उन्होंने इनको वित्त मंत्री के रूप में, अपने सहचर के रूप में, जो है अपना साथी के रूप में उनको जो है अपना नियुक्त किया, तो उनको खुद को विश्वास नहीं हुआ था। क्योंकि पहले जब वो उनके पीए जो हैं पीवी नरसिंह राव जी के उनको बोलने गए कि आपको वित्त मंत्री के रूप में शपथ लेनी है, तो उनको यकीन ही नहीं हुआ और वो तैयार भी नहीं हुए शपथ ग्रहण में जाने के लिए। उसके बाद में जब उनका जो खुद ही जो है वहाँ पे आए, उनको बोले अभी तक आप तैयार नहीं हुए और आपको शपथ के मेरे साथ चलना है, शपथ लेनी है। तो फिर वो आनन फान में जल्दी जल्दी तैयार होकर के और फिर वो वहाँ पहुँचे। बोलिए आप चलिए, मैं आप पहुँचता हूँ। तो वो तैयार होकर जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और उनको देश का सौभाग्य था कि भारत को ऐसा वित्त मंत्री मिला जिस देश की 20 दिन का भी जिसके पास अपने खर्चे के लिए पैसा नहीं था, उस देश के अंदर में आज जो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, आज जो सत्ता में मज़े मार रहे हैं जो लोग, वो सारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी। वो अर्थशास्त्री थे और उन्होंने वास्तव में जो कमाल किया, उनका लोहा पूरी दुनिया ने माना। बाबा साहब ने जो है अर्थशास्त्र के अंदर में जो पीएचडी की, डॉक्टर साहब वहाँ से पढ़ के आए अर्थशास्त्र के रूप में। उन्होंने जो भारत के अंदर में आरबीआई की स्थापना कराई और एक आर्थिक रोड मैप दिया था, वो दिया था कोऑपरेटिव का। डॉक्टर साहब ने आकर के और उस चूँकि उस समय देश संकट में था, तो उन्होंने उन नीतियों में बदलाव करके बहुत कुछ वो किया, तो जिसकी वजह से विदेशी पैसा भारत के अंदर में इन्वेस्टर्स आए और इन्वेस्ट किया। और ये डॉक्टर साहब का ही कमाल था कि फिर उनको दोबारा जब मौका मिला कांग्रेस को, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भारत को उन्हें दिया। उस समय भारत का गोल्डन पीरियड था।
क्योंकि भारत का एक वैज्ञानिक तो राष्ट्रपति था और एक अर्थशास्त्री जो है वो प्रधानमंत्री बना। तो उस समय ये समझिए कि आपने जो देश ने तरक्की करी वो ना उससे पहले ना उसके बाद में ऐसा संभव हुआ नहीं। और अब तो आपको मालूम है किस तरह के लोग हैं, उन्हें तो अपने दोस्तों की थैली भरने से ही फुर्सत नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे और हमारे देश के लिए उनका क्या क्या योगदान रहा, उसके विषय पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। अमित बॉर्सन जी, मैं आपके लिए, आपके रंजन टीवी इंडिया के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आप जन आवाम की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आप आगरा में ख्याति प्राप्त हैं। इसके लिए मैं आपके मंगल कामना देता हूं। और चूँकि आज का जो विषय है देश में इस समय बड़ा कहना चाहिए कि भारत को जो अर्थव्यवस्था से उभारने वाला एक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको खो दिया। और ये सही बात है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में अगर भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विद्वान था और जो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला कोई नेता था, कोई विद्वान था, कोई अर्थशास्त्री था, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्योंकि 90 के आसपास जब देश में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था देश की ख़राब हुई, जैसा कि हमारे पूर्व संरक्षक महोदय जी ने बताया कि देश का जो निधि होती है सोना, वो तक गिरवी रखना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस संकट से उभारने के लिए ये उससे पूर्व प्रधानमंत्री ने रखा, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो देश में ऐसी समस्या पैदा न हो, इसके लिए उन्होंने मनरेगा जैसी योजना बना करके भारत के गरीबों को रोज़गार दिया। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री देश के गरीबों को निःशुल्क भोजन दे करके, निःशुल्क अन्न दे करके, खाद्यान्न दे करके बड़े गर्व से कहते हैं कि आज देश की 80 करोड़ आबादी को हम जो मुफ्त खाद्यान्न दे रहे हैं। तो इससे देश के नागरिक आत्मनिर्भर बन रहे हैं या पराधीन बन रहे हैं? एक वो प्रधानमंत्री जिन्होंने लोगों को श्रम का मौका भी दिया और श्रम के बदले से लोगों को अन्न खाद्यान्न मिला, उनको पैसा मिला, अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने जो है अपना जीवन यापन किया। तो ये एक अर्थशास्त्री का दायित्व होता है कि वो देश को काम भी दे और रोज़गार भी दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के भिन्न भिन्न जिम्मेदार पदों पर रहे। देश के अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने जो है सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया, विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया, वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये बहुत ही गौरव की बात है। राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं है। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आदमी देश हित में कार्य करता है, जनहित में कार्य करता है, आम आवाम के हित में काम करता है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनमें से एक थे जो कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भावना के अनुकूल जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो भारतीय संविधान की भावना है, उसके अनुसार कार्य किया। उनके समय में कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ देश के अंदर कि देश के संविधान को कोई खतरा पैदा हुआ हो, न इस तरीके के कोई उसमें अमेंडमेंट लाए गए। लेकिन वर्तमान सरकार से जन जन तक चिल्ला रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जहां देश का प्रधानमंत्री एक जनता का संरक्षक होता है, देश का निर्माता होता है, और आज वर्तमान प्रधानमंत्री से देश की जनता को भय, आम आदमी खतरा महसूस कर रहा है। तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है कि एक वो प्रधानमंत्री जिससे आम आदमी ने अपने आप को संरक्षित समझा, सुरक्षित समझा और अपने आप को अमन चैन में महसूस किया। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके शोकाकुल परिवार के लिए आत्मबल मिले, इसके लिए तथागत बुद्ध से वंदना करता हूँ कि उनको इतना आत्मबल मिले कि एक भारत के सपूत को जो खोया है, जो हमेशा चिरस्मरणीय भारत के जन जन तक रहेगा। इसलिए एक बार पुनः भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहूँगा कि देश ने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री को खो दिया, जिससे कि पूर्ति निकट भविष्य में नज़र नहीं आती। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी चलेंगे जय भीम नहीं। सर एक सवाल और है आप लोगों से कि जिस प्रकार से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी,
जो विदेशों में जाते हैं, क्या पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी विदेशों में जाते थे, उनमें विदेश जो अन्य देश हैं उन्हें बुलाते थे अपने यहाँ पर या नहीं बुलाते थे? इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो लोगों को बुलाते भी थे और जाते भी थे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत के बाज़ार को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ दिया था। और इसी की देन है कि आज भारत में जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में कह रही है कि भारत ने उन्नति की, उसकी आधारशिला रखने वाली नींव की ईंट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने विदेशी राजनेताओं को बुला करके उनसे संधियां करके भारत की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा। अन्यथा भारत तो डूबता चला जा रहा था। और दूसरा, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन ये सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जब लेबर मिनिस्टर थे ब्रिटिश हुकूमत में, तो उस समय लेबर के हित में जो कंपनी एक्ट आया, ट्रेड यूनियन आया, उस समय लेबर के 8 घंटे तय किए गए थे, जबकि लोग जो है 10-10, 12-12, 13-13 घंटे, 20-20 घंटे तक मजदूरों से काम लेते थे। अगर ज़्यादा शरीर से काम लेने से ही अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाती तो उस समय पहले हो जाती। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अर्थव्यवस्था को कमाने के लिए मनुष्य को मानसिक और शारीरिक स्वतंत्रता और हेल्दीनेस चाहिए, आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। इसलिए उन्होंने 8 घंटे निश्चित किए। मेरा तो वर्तमान सरकार से ये सुझाव है कि जो हमारी 24 घंटे विभाग काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ काम करती हैं, जहाँ मशीनों से काम होता है, अगर उनके घंटे 6 कर दिए जाएं तो आज जो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती हैं वो 4 शिफ्ट हो जाएंगी और वहाँ 1/4 लेबर और अतिरिक्त समाहित हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो 6 घंटे काम करेगा तो आदमी का शरीर भी स्वस्थ रहेगा जी, और वर्क डिवीज़न होगा और जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको भी काम मिलेगा। दूसरा, ये सरकार उसका उल्टा कर रही है। 60 साल वालों को 62 साल कर दिया, 62 साल वालों को 65 साल कर दिया, और भी सोचती है कि आदमी जिंदगी नौकरी बना रहे, वो ज़िंदगी में ना रेस्ट मिले और ना नौजवानों को रोज़गार मिले। तो ये जो उम्र बढ़ाने वाला प्रक्रिया है, ये नौजवानों के ऊपर कुठाराघात है। उनको जवानी में ही बुढ़ा कर देते हैं, मतलब रोज़गार की प्रतीक्षा में लंबे समय से भर्तियां नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है नौकरी की अवस्था 50 साल करें। ठीक है, आदमी के 18 से सर्विस लगना शुरू होता है, 50 साल तक दीजिए। इसके बाद में नौजवानों को और मौका दीजिए ताकि वो भी 50 साल के बाद में रिटायरमेंट होकर आएगा। अगर उसे फंड मिलता है या उसकी भविष्य निधि से जो भी पैसा मिलता है, तो 50 साल का आदमी ऐसा होता है कि उस पूंजी से वो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई भी रोज़गार खड़ा कर सकता है। अब आप 60 साल के बाद में आदमी को रिटायरमेंट करने के बाद में पूंजी देते हो, 65 साल के बाद में पूंजी देते हो, 65 साल बाद आदमी अपने अनुभव के आधार पर क्या बिजनेस खड़ी कर देगा? कोई बिजनेस नहीं खड़ी कर देगा। तो इधर तो जो माँ बाप का कौशल होता है, जो सर्विसों में अनुभव होता है, उसके आधार पर वो बिजनेस खड़ी कर सकता है, अपने बच्चों को रोज़गार दे सकता है, वो उसका सारा अनुभव वहाँ चला जाता है। तो मेरा तो यही सुझाव है कि अगर वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था से लोगों को करना है तो जो 8 घंटे वाली ड्यूटी को 6 घंटे किया जाए और रिटायरमेंट की उम्र को घटाया जाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और वो 50 साल के बाद में दूसरा अपना बिजनेस स्थापित कर सके। तो ये आज वर्तमान में जो अर्थनीति है और जो मुफ्त अनाज वाली नीति है, ये देश को गर्त की ओर ले जा रही है। ये दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, जो इस तरीके के हैं जो अपने श्रम से, आज श्रम है ही नहीं तो श्रम करें जहाँ का? सरकार के पास श्रम का कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन्हें बेरोजगार बना करके, बैठा करके निठल्ले खिला रही है और उनके पे एहसान कर रही है। अगर वो 10 साल 20 साल ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, उनके बच्चे भी बेकार हो जाएंगे और फिर सरकार जो है उनके साथ जो है मानवीय जैसा व्यवहार नहीं करेगी जैसी सरकार की मंशा है। सर, अब जिस प्रकार से जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जब से ये बने हैं तो हमारे देश के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की जो आवाज़ें उठने लगी हैं। क्या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने कभी सिखिस्तान या मतलब सिखों को या सिख धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ काम किया था? जिस प्रकार से जो देश चलाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो उन्होंने लोकतंत्र के हिसाब से चलाया था कि हिंदू राष्ट्र के हिसाब से चलाया था? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय ने बहुत बात महत्वपूर्ण बताई कि जब देश जो है अल्पसंख्यकों के हाथ में रहा, जी, मैं वर्तमान आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ, कि जब राष्ट्रपति हमारे अल्पसंख्यक समाज से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब रहे, उनका जो कार्यकाल रहा, उनकी जो नीतियाँ रहीं, उनके द्वारा संविधान को जो संरक्षण मिला
उनके द्वारा जनता के विकास की जो योजना बनी, बहुत लोक कल्याणकारी रही। कोई जनता में भय की स्थिति नहीं पैदा हुई, कोई जनता को किसी प्रकार का खतरा नहीं हुआ, कोई मतलब जो सांप्रदायिकता की बातें नहीं हुई। यही एक अल्पसंख्यक समुदाय से, सिख समुदाय से आने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री रहे तो किसी भी धर्म संप्रदाय के, मजहब के लोगों के बीच में कोई असुरक्षा की भावना पैदा नहीं हुई। और आज हिंदुओं की सरकार है, इन्होंने इस तरीके के मतलब जो है हिंदू 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 कह करके बाकी जो धर्म मजहब के लोग हैं उनके अंदर एक दहशत का वातावरण पैदा कर दिया है, एक भय का वातावरण पैदा कर दिया है। और ये हिंदू संप्रदाय में मतलब हिंदू धर्म के नाम पर जो संगठन है बहुत से, कोई त्रिशूल लेके, कोई भाला लेकर के, कोई हथियार पूजन को लेकर के इस तरीके का वातावरण भयभीत पैदा करते हैं कि पता नहीं ये देश के रक्षक हैं या भक्षक हैं, जनता को किस तरीके से मतलब जो है व्यवहार करेंगे अगर ये सत्ता में लंबे समय तक बने रहे। इसलिए आज लोग इनसे भयभीत हैं। और ये हिंदू धर्म के नाम पर जो है देश में भारतीय संविधान के भावनाओं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। भारतीय संविधान को ये बदलना चाहते हैं, पुनः मनुस्मृति लाना चाहते हैं। और मैं तो भारत की जनता से, आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखें। उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में कहा है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि आज ये राजनीतिक स्टंट बना दिया है। क्योंकि सभी हिंदुओं में भी अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग मतों के मानने वाले हैं। हमारे देश में तमाम साधु संत समाज सुधारक ऐसे हुए हैं जिनके मत चल रहे हैं, वो जो शांतिप्रिय हैं, उन्होंने कभी सांप्रदाय की बात नहीं की। जैसे कबीर संप्रदाय के लोग रहते हैं, नानक संप्रदाय के लोग रहते हैं, नानक संप्रदाय के लोग रहते हैं, और आपके जो है गोरखपंथी लोग हैं, वो भी ऐसे नहीं है। लेकिन आज जो है हिंदू का राजनीतिक स्टंट पैदा करके ऐसा भय कर दिया है कि हिंदू का मतलब भय, हिंदू का मतलब जो है देश के नाम पर असुरक्षा। तो ये बात जो चल रही है देश में, ये देश के लिए भी खतरनाक है, संविधान के लिए भी खतरनाक है, और आम आदमी भयभीत है। इसलिए सरकार को अपना स्टैंड बदलना चाहिए, लोगों को आश्वासन में लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कानून के अनुसार जो है देश चलेगा। ये सभी धर्म मजहब संप्रदाय के लोगों का राष्ट्र है। सर आपसे जी सर, जिस प्रकार से जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ नए नए कपड़े परिधान पहनते हैं, क्या इसी प्रकार का मतलब पसंद करते थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, या सिंपल केवल साधारण रूप से रहते थे? मैं आपको उनके परिवार की एक बात बताऊं, अखबारों में भी छपती थी उन दिनों में, कि जब बजट बनता था तो उनको पहले घर का बजट अपना, उनकी जो मैडम हैं वो समझाती थी। अगर वो उनसे पूछती थी कि कहीं गैस के पैसे तो नहीं बढ़ रहे हैं, अगर गैस के पैसे बढ़ रहे हैं तो आपकी तनख्वाह ही बढ़नी चाहिए। क्यों? क्यों मेरा बजट बिगड़ जाता है घर का। तो आप ये समझिए कि वो एक ऐसे बेदाग व्यक्ति थे, जो उनको तनख्वाह मिलती थी उतने पैसे में उन्हें अपने मैडम के हाथ में पूरे पैसे देते थे। तो उनकी मिसेज जो हैं वो पूरा का पूरा बजट बनाती थी अपने घर का, उसके अंदर में बचत भी होती थी और वो होता था। अगर जैसे गैस के पैसे बढ़ गए तो वो उनकी क्लास लगा देती थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने घर में भी जवाबदेह होता है। तो जिनका घर नहीं है वो तो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, चाहे यूपी हो चाहे दिल्ली हो आप समझ सकते हो। क्योंकि जाकी ना फटी विवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जिनकी घर गृहस्थियाँ नहीं हैं, घर गृहस्थियों की परेशानियों को वो क्या समझें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से ही बजट की वो होती थी। तो उनके घर में ही जब ये कह दिया जाता था कि गैस पे पैसे नहीं बढ़ने हैं, तो गैस पे पैसे बढ़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी एडजस्ट करें, सब्सिडी जो दी जाती थी उस दौरान सब्सिडी, आज तो सब्सिडी ही खत्म कर दी गई है, धीरे धीरे करके सब्सिडी खत्म कर दी है। आज तो ये देखा जा रहा है आपकी जेब में ब्लेड कहाँ लगाना है, तो उसमें से पैसे कैसे निकालने हैं। आज की सरकार तो ये कर रही है। आप देख लीजिए, पेट्रोल जिस समय 140-60 डॉलर प्रति बैरल था, उस समय पेट्रोल 43 रुपये 50 रुपये ये बिकता था। आज बैरल जो है, एक बैरल की कीमत $90, $80, $100 ऐसे है। तो उसके बावजूद आपसे पैसा कितना जा रहा है? 100 रुपये, यानी
उस वक्त से आज अब कंपैरिजन करेंगे आप तो दूना पैसा जा रहा है। सिलेंडर उस समय 450 का आता था तो इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर के ऊपर सिलेंडर कहते थे इसका क्या करें, इसको वो जो है वो कहते थे कि ये सिलेंडर भरवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि वो मात्र 250-300 रुपये का आता था। क्यों? 200-250 रुपये उसमें सब्सिडी मिल जाती, 450 का आता था, उसमें आधी सब्सिडी होती थी, आधा आपको देना था। तो आप समझिए उस ये आज की कितनी भ्रामक सरकार है जो लोगों की जेब काटने के नए नए तरीके खोजती है, नए नए टैक्स। आज ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स डबल 3 गुना नहीं हो गया हो। आप खुद देखिए, ये तो पब्लिक आम जनता के जहन में है कि महंगाई, हाँ उनके मित्र तो ये कहते हैं अभी तो कुछ महंगाई है ही नहीं है, इससे भी दूनी महंगाई होनी चाहिए, तब ज़्यादा फायदा होगा देश की जनता को, क्योंकि उसकी फिर पॉकेट में पैसा ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा जेब काट सकेंगे। तो आज की सरकार तो जनहित की नहीं होकर के वो कॉरपोरेट हित की है। वो आज की तारीख के अंदर में उनके जो मित्र हैं उनको फ़ायदा कैसे पहुंचना है इसके ऊपर नीतियां बनाई जा रही हैं। देश की जनता का हित कैसे होना है इस पर तो किसी को चिंता नहीं है। आप देख लीजिए, आज अधिकारी कोई पब्लिक हित की इंटरेस्ट में कोई काम कर रहा है? कोई भी अधिकारी आज उस हित में काम कर रहा है जिस हित में जो है उनके आका कह रहे हैं, यानी कि भाजपा के बड़े नेता, चाहे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, ये लोग जो कहेंगे वो उनको करना है। अधिकारी अगर उससे एक कदम भी इधर से उधर हुआ तो बेचारे की नौकरी चली जाएगी। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों का जो धन जो वो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अपनी खाल बचाने के लिए जेल नहीं जाना पड़ जाए। अब देखो आप, अभी कल मैंने आज अखबार में पढ़ा था, एक कानून वो हैं उसके बेचारे की पेंशन और उसके ऊपर ही लोगों की नज़र आ गई, विधायकों की, कि वो उसके जो है कानून वो जो हैं उनकी पेंशन रोकवाने के लिए और उनका जो पीएफ वगैरह है, फंड है, उसको सरकारी खजाने में जमा कराने की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए आज की सरकार क्या चाहती है। आज जनहित की सरकार ना होकर के आज कॉरपोरेट जगत के हित की सरकार है। और ज़्यादा अभी मैं क्या कहूँ, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत कुछ बातें कही हैं। आप समझिए, मेरे अंदाज में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा शायद अब कब मिलेगा इस देश को। मैं उम्मीद करता हूँ तथागत से कृपा बनी रहे इस देश के ऊपर, मैं तथागत की, तो जिससे आने वाले समय कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कोई दूसरा शख्स निकल के आए और इस देश को वो रक्षा करे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। सर एक सवाल हो रहा है कि जिस प्रकार से जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने देखा है कि जगह जगह पर जो मुस्लिम जो मस्जिद हैं उनके नीचे खुदाई प्रारंभ करवा दी गई है, क्या ऐसा ही कार्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी कराया गया था या लोकतंत्र के हिसाब से सभी धर्मों को उचित व्यवस्थाएं दी गई थी? नहीं, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सभी शांति व्यवस्था रही, कोई सांप्रदायिकता नहीं फैली, कोई हिंदू मुस्लिम का, हिंदू सिख का मुद्दा ही नहीं था। खुदाई वाली तो बात छोड़िए। और आज वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है, जो खुदाई अभियान चल रहा है, वो खुदाई अभियान में भी उन जगह को खुदाई कर रहे हैं जहाँ पर जो है मंदिर बंद हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाले नहीं हैं। अगर वो खुदाई करना चाहते तो ईमानदारी देखें तो बौद्ध स्थल निकलते हैं। बौद्ध संस्कृति को वो क्यों नहीं संरक्षण देना चाहते? इस बात के क्यों नहीं मतलब जो है बताना चाहते कि हर मतलब जो है जगह पर जहाँ खोदते हैं वहाँ बौद्ध मूर्तियाँ निकलती हैं। ये भारत जो है सवर्ण संस्कृति का देश रहा है, ये भारत बौद्ध में भारत रहा है, और यहाँ हर जगह जगह पर जहाँ जहाँ खोदा जाए वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। लेकिन ये जो है जानबूझ करके उन बुद्ध की मूर्तियों का भी मतलब जो है एक रूपांतरण कर दिया है, कहीं कपड़े पहना करके, कहीं कलर करके, कहीं कुछ करके। ये सही इतिहास बताना नहीं चाहते। तो ये तो केवल जो है लोगों का ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, महंगाई से भटकाने के लिए ये भारत का खुदाई अभियान, हिंदू मुस्लिम अभियान ये चला दिया है। वास्तविकता ये है कि देश की जनता जो है गरीबी से, बेरोजगारी से त्रस्त है। गरीबों की शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि अब गरीबों का पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार तो गरीब विरोधी है। जिन दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को स्कूलों में वजीफ़ा मिलता था, सस्ती शिक्षाएं मिलती थी, वो इतनी महंगी कर दी हैं कि ये तो बहुजन महापुरुषों के जो अभियान था कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, देश शिक्षित होना चाहिए, इन्होंने तो शिक्षा को का अशिक्षा का देश बनाने जा रहे हैं।
आज इंजीनियरिंग कॉलेजों में, MBBS कॉलेजों में इतनी फ़ीस हो गई है कि मैं जानता हूँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के एडमिशन होना मुश्किल है। तो ये सरकार जो है केवल ध्यान बटाने के लिए कि लोग रोज़गार पे काम बात न करें, हमारा पढ़ा लिखा, हमारी माता बहनें गैस सिलेंडर पे बात न करें, घर की बजट पे बात न करें, और नेता जो हैं इनकी राजनीति की चर्चा न करें, इसलिए ये जो है भारत खुदाई अभियान, भारत में मतलब जो सांप्रदायिकता की स्थिति है जानबूझ करके पैदा करते हैं ध्यान भटकाने के लिए। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।